हेलो एवरीवन, कल हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू एलएफटी लिगेंड फील्ड थियरी। आज इसके एग्जांपल क्लासिफाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द लिगेंड इन सिग्मा डोनर, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। तो आपको क्लासिफाई करना है, वीडियो स्टॉप करके क्लासिफाई कर दो, बाद में सॉल्यूशन देखो। यहां पर फर्स्ट दिया हुआ है SR, तो यहां पहले मेटल को ये सल्फर नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, उसके बाद कुछ उसके पास देने के लिए है, हाँ है, कौन, दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो वो थ्रू पाई बॉन्डिंग देगा। मतलब इसका ये हुआ कि SR नेगेटिव है, वो हमारा पाई डोनर लिगेंड है, ये पाई डोनर लिगेंड है। PH नेगेटिव, तो पहले ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा मेटल को। अब देखना ये है कि इसके पास देने और लेने के लिए कुछ है, तो हाँ देने के लिए कुछ नहीं है पर लेने के लिए है। क्या है, इसके पास पाई स्टार खाली पड़ी हुई है, मतलब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो गया, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और इसे हम पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं। H2O की बात करें तो H2O के पास दो लोन पेयर है, एक और दो। अगर एक लोन पेयर डोनेट मेटल को करता है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अब ये पॉजिटिव हो गया, अब चार्ज डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि खुद पे पॉजिटिव है और दूसरे को दान करने चला है, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड थ्रू डोनेट नहीं कर सकता, मतलब ये सिर्फ सिग्मा डोनर है, ये पाई डोनर नहीं बन सकता। कोई भी न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी न्यूट्रल लिगेंड, वो ओनली सिग्मा डोनर हो सकता है, और उसके कंटेंट में अगर पाई बॉन्ड है तो पाई एक्सेप्टर हो सकता है। मतलब न्यूट्रल लिगेंड कभी भी सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल H2O। अब देखते हैं PPH3, ये भी देखो न्यूट्रल लिगेंड है, ये मेटल को ये लोन पेयर डोनेट करेगा। अब लोन पेयर डोनेट कर दिया तो उसके पास और कुछ नहीं बचा डोनेट करने के लिए, तो क्या करेगा, खुद पॉजिटिव बन गया, तो इसके पास D ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है, वो मेटल से वापिस चार्ज लेगा। मतलब ये हमारा हो गया पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। H2O देख, H2O दो बार आ गया, ओके, H2S कर दो, H2S। तो जैसा H2O में होगा वैसे ही H2S में होगा। मेटल को पहले लोन पेयर डोनेट करेगा, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब अब ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये सिर्फ सिग्मा डोनर ही रहेगा, पाई डोनर नहीं बनेगा। SR2 की बात करें तो जैसा H2S में है वैसा ही SR2 में, यहाँ पर मेटल है, डोनेट कर दिया, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये हो गया ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। अल्कीन की बात करें तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी मेटल को, और अब इसके पास पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी होगी, तो मेटल से वापिस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। मतलब ये हमारा पाई एक्सेप्टर हो गया। CN नेगेटिव की बात करें तो CN नेगेटिव मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, वो नेगेटिव चार्ज, और इसके कंटेंट में ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड के पास पाई स्टार होगी, इसलिए मेटल वापिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकती है अगर मेटल के पास है तो। वो आगे की बात है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि लिगेंड क्या कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पाई एक्सेप्टर। OH नेगेटिव, तो ये पहले मेटल को नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, उसके बाद उसके पास दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, नेगेटिव डोनेट करता है तो ये न्यूट्रल बनता है, और न्यूट्रल लिगेंड वापिस पाई डेंसिटी डोनेट करेगा, मतलब ये हो गया हमारा पाई डोनर लिगेंड। लिगेंड पहचानना आपको आना चाहिए। ये NH3 मेटल है, मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा, अब ये बेचारा पॉजिटिव बन गया और इसके पास और कुछ देने के लिए भी नहीं है और मेटल से वापस लेने के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा सिग्मा डोनर लिगेंड। AsR3 की बात करें तो यहां पर देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यहां तक नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल नहीं होती है, मगर इस सब के पास D ऑर्बिटल होती है, और इसके कंटेंट में D ऑर्बिटल है, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, मेटल को डोनेट करेगा,
वापस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, मतलब ये हमारा पाई एक्सेप्टर हो गया। CO, तो CO इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल CO के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। CO के कंटेंट में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई स्टार होती है, तो वापिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, मतलब ये हमारा हो गया पाई एक्सेप्टर लिगेंड। यहाँ पर देखो सल्फर डोनेटिंग साइट है, यानी कि ये सल्फर मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी, उसके बाद न्यूट्रल बन जाएगा, बाद में इसके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं तो लोन पेयर डोनेट करेगी, तो ये हो गया हमारा पाई डोनर लिगेंड। NH2 नेगेटिव की बात करें, NH3 है वो सिर्फ सिग्मा डोनर है, पर NH2 नेगेटिव की बात करें तो पहले नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा मेटल को, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल बनने के बाद इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो वो लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, मतलब पाई डोनर। ये ACAC-1 एसिटाइल एसिटेनेटो लिगेंड कैसे होता है आपने पढ़ लिया है। ये हो गया हमारा एसिटाइल एसिटेनेटो, और यहाँ CH3, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये लिगेंड कौन से नेचर का है, पाई डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, क्या है? देखो यहाँ पर मेटल होगी, मेटल को ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा। तो ये साइड के लिए देखो, यहां पर नेगेटिव डोनेट करने के बाद दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये लोन पेयर यहां पर आ सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, मतलब ये पाई डेंसिटी डोनेट की, तो ये साइट है हमारी, वो है पाई डोनर। और नेगेटिव आया होगा मेटल पे, और मेटल है वो इसकी यहां पर ये न्यूट्रल लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इस पे पॉजिटिव आया होगा, तो इसके पास पाई बॉन्ड है, तो पाई है तो पाई स्टार होगी। मेटल पे जो नेगेटिव आया होगा वो यहां पर वो डोनेट करेगी, मतलब ये जो साइट है इसे हम पाई एक्सेप्टर बोलेंगे, हाँ या ना? और टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बॉन्ड यहां पर आ जाता है, उसके बाद यहां से यहां पर आ जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन therefore 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, where n = 1, therefore एरोमेटिक, और ये बन जाती है हमारी एरोमेटिक रिंग। और ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़ते हैं उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अक्सर जो लिगेंड मेटल के साथ चिलेट बनाते हैं वो उसमें 5 मेंबर ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर से, मगर ऐसी एरोमेटिक रिंग बनती है तब 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर से। पर ये अभी बात नहीं करनी है, वो हम स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि कौन से लिगेंड है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। और एक बात बता दूं, पहले आपको लिगेंड को देखना है, उसके बाद मेटल को देखना है। अगर कोई भी लिगेंड है, मानो OH- इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 या तो मान लो +1 है, तो क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दी उससे मेटल की ऑर्बिटल भर गई, मतलब अब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ही नहीं, तो ये अपना लोन पेयर इसके पास है, नेगेटिव डोनेट कर दिया, अब इसके पास लोन पेयर है, पर ये डोनेट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मेटल के पास खाली स्पेस ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहां पर OH- का बिहेवियर है वो सिर्फ सिग्मा डोनर है, क्योंकि मेटल के पास कुछ लेने के लिए भी चाहिए। अगर लिगेंड के पास कुछ देने के लिए है तो मेटल के पास लेने के लिए भी कुछ चाहिए। और बात करें कि मेटल के पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और लिगेंड को डोनेट करता है, तो लिगेंड के पास खाली लेने के लिए भी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं वर्नर थियरी की। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी, मेटल आयन हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, ये है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल है। कॉम्प्लेक्स को हम पानी में डालते हैं, यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, मगर इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, यानी कि ये आयोनाइजेबल है और ये नॉन आयोनाइजेबल है।
ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ डिपेंड नहीं कर रही है, पर ये डायरेक्शनल है, यानी कि इसकी शेप डिसाइड करेगी, इसलिए ये लिखा है एसोसिएट विथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट एसोसिएट विथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है उसकी मदद से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और ये सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करती है, यानी कि ये रहा प्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हुई है, और यहां पर लिगेंड के क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, सेटिस्फाई बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन और रिप्रेजेंट बाय थिक लाइन देख लेते हैं एग्जांपल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है COCl3 इंटू XNH3, X की जगह पर रखते हैं 6, तो COCl3 इंटू 6NH3। अगर कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करना है तो कॉम्प्लेक्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, ये कोबाल्ट 6NH3 जुड़े हुए हैं उसके साथ NH3 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 और ये NH3, 6NH3 है जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो उसे हमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ करनी है, मतलब ये रही, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अगर इसका आयोनाइजेशन हम करते हैं तो 3 क्लोरीन का आयोनाइजेशन हो जाएगा, मगर ये NH3 का आयोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लू कलर की जो NH3 है वो सभी सेकेंडरी वैलेंसी है और ये सभी प्राइमरी वैलेंसी है। मगर अगर हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी कम है तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल देख लो, COCl3 इंटू 5NH3, इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता होगा वो लास्ट में देखते हैं, पहले ये देख ले। CO, ये NH3, दूसरा NH3, थर्ड NH3, फोर्थ NH3 और ये 5NH3। यहां पर आएगा हमारा Cl जो है हमारी प्राइमरी वैलेंसी। तो यहां पर एक Cl है जो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करेंगे, और 2 क्लोरीन ऐसे होंगे जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते होंगे, यानी कि इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो ये दोनों को क्लोरीन का आयोनाइजेशन हो जाएगा, मगर ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी है उसका आयोनाइजेशन नहीं होता। तो यहां पर 2 क्लोरीन का ही आयोनाइजेशन होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ऐसा दिया गया है COCl3 इंटू 4NH3, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर 2 क्लोरीन ऐसे होंगे जो सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते होंगे। तो ये हो गया NH3 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 और ये 2 हो गए क्लोरीन, ये क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई तो कर रही है, साथ साथ में प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे, और उसके साथ एक क्लोरीन ऐसा होगा जो आयोनाइजेबल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता होगा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COCl3 इंटू 3NH3 की। यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 3 है, तो तीनों के तीनों प्राइमरी वैलेंसी जो हमारी है वो सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो ये देख लो, ये हो गया NH3 NH3 NH3। और अब बात करते हैं Cl की, तो Cl Cl और Cl, ये हो गया प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी। अगर हमें कॉम्प्लेक्स लिखना है, ये कैसे कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखा है हमने, क्या लिखा है ये देखो, इसे लिखना है तो CONH3 6 टाइम इंटू Cl3,
यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कितना है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन ये 3- होगा तो यहां पर आएगा 3++3। इसका कॉम्प्लेक्स लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं CO NH3 5 टाइम्स है, एक Cl है जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 Cl है जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 ही रहेगा, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कितना हो जाएगा, +3। इसकी बात करें तो इसे लिखना है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, CO NH3 कितने 4, और 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 है जो सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। तो यहां पर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो टोटल 4 और 2 6, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो ये -1 होगा, ये +1 होगा, यानी कि 1+1। ये कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करना है तो कोबाल्ट NH3 3 टाइम्स Cl3, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं, तीनों क्लोरीन है, आयोनाइजेबल नहीं है, मतलब तीनों क्लोरीन है, वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 है, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू 0 है ही नहीं चार्ज। मतलब ये कॉम्प्लेक्स को हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो इसका आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, आयन नहीं मिलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही रहेगा। इसमें कितने आयन मिलेंगे, तो इसमें एक क्लोरीन मिलेगा नेगेटिव, और ये पूरा यानी कि 2 आयन मिलेंगे। इसमें टोटल 2, और ये एक 3 और ये 4, टोटल 4 आयन देगा। अब एक साथ सब की बात करें तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है COCl3 × 6NH3, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पर यह है हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसा होगा कॉम्प्लेक्स, सेकंड COCl3 × 5NH3, थर्ड COCl3 × 4NH3, फोर्थ COCl3 × 3NH3। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये बनेगा CONH3 6 टाइम, यानी कि सभी न्यूट्रल लिगेंड ले लिए। अगर हमारी वैलेंसी कम पड़ रही है तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को शेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर Cl3 आ जाएगा, ये CONH3 5 टाइम्स, एक कम पड़ रहा है तो प्राइमरी में से ले लो, मतलब Cl, ये Cl2, यहाँ पर CONH3 4 टाइम्स Cl2 Cl, यहाँ पर CONH3 3 टाइम्स Cl3, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं। अब बात करते हैं AgNO3 के साथ रिएक्शन। अगर हमारे पास NaCl है यानी कि Cl नेगेटिव है, उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AgCl का PPT, ये AgCl का PPT मिलेगा, प्लस इसके अलावा NaNO3 मिलेगा। तो हमें चाहिए ये, मतलब ये हुआ कि AgNO3Cl या FClBrI के साथ PPT देता है। अगर हम इसमें ऐड कर देते एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड करते हैं तो कितने मोल AgCl मिलेगा वो देखना है। अगर यहाँ पर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल मिलेगा, पर यहाँ पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन कराएंगे, CONH3 6 टाइम Cl3, इसका आयोनाइजेशन कराएंगे तो CONH3 6 टाइम +3 प्लस 3Cl माइनस, मतलब इसका 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, यहाँ पर 3 मोल मिल रहा है। मतलब इसकी रिएक्शन अगर हम AgCl के AgNO3 के साथ कराते हैं तो इसका 1 मोल 3 मोल AgCl देगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल 3 Cl रिमूव कर रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 मोल AgCl मिलेगा, यहाँ पर
ये 2 का आयोनाइजेशन होगा, मतलब 2 मोल AgCl मिलेगा। यहाँ पर ये एक सिर्फ एक का ही आयोनाइजेशन होगा, तो यहाँ पर 1 मोल AgCl मिलेगा, और यहाँ पर नो रिएक्शन, मतलब नो AgCl के पीपीटी ही नहीं मिलेंगे। क्यों? और आपको एग्जाम में ये नहीं दिया गया होगा, आपको मोलेकुलर फॉर्मूला दी गई होगी कि ये कॉम्प्लेक्स है, वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके कितने मोल AgCl देगा। तो आपको पहले कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसके बाद देखना है कि ये दोनों आयोनाइजेबल है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स 1 मोल लेंगे तो ये 2 मोल मिलेगा, तो 2 मोल AgCl मिलेगा। नंबर ऑफ आयन की बात करें तो नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो इसका आयनाइजेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयन, ये एक आयन प्लस 3 मिलेगा और 3Cl माइनस, मतलब 4 आयन मिलेंगे। ये मिल गए हमें 4, ये 2 और ये 3, इसमें 3, इसमें 1 और ये 1 यानी कि 2, और इसका 0 आयन, आयोनाइजेशन ही नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होता है तो उसकी आयोनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसे हम लैम्बडा m बोलते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होता है वैसे वैसे लैम्बडा इंक्रीज होगा, आयोनिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। यानी कि ये 4 मोलिकुलर फॉर्मूला दी गई है और बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक कंडक्टिविटी। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक कंडक्टिविटी। क्वेश्चन 2 है, ऑप्शन एक ही है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन इसके लिए है। और दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। कौन सा वाला है जो एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl देगा, और इसमें आयोनिक कंडक्टिविटी लैम्बडा m फाइंड करना है। तो पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं FeH2O 3 टाइम्स, कितनी वैलेंसी चाहिए? 3, तो तीनों को अंदर ले लेते हैं। ये 3 क्लोरीन है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी होगी। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगी। और इसकी बात करें 6NH3, तो इसमें FeH2O 6 मिल गया, मतलब बाहर की सभी बाहर है, मतलब ये रहा Cl3। ये देखो इसका होगा FeH2O 4, 2 चाहिए तो Cl2 और एक बाहर Cl। और इसका देखो तो FeH2O 5 टाइम्स, एक चाहिए Cl तो 2 बाहर Cl2। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन पहले देख ले। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 मोल्स ऑफ AgCl, तो किसका आयोनाइजेशन कराएंगे तो 2 Cl मिलेंगे। इसका आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, इससे 3 Cl मिलेंगे, इससे 1 और इससे 2 Cl। इसका मतलब इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला आंसर आएगा। अब देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक कंडक्टिविटी। इसका मतलब है नंबर ऑफ आयन देखने वो पड़ेंगे, कितने आयन मिलते हैं। अगर इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो 0 आयन मिलेंगे, इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो ये 3 और ये 4, टोटल 4 आयन मिलेंगे। इसमें 1 और ये 2, टोटल 2 आयन मिलेंगे। और ये 2 और ये पूरा 1, यानी कि 3 आयन मिलेंगे। और इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, तो यहाँ पर 2 सबसे हाईएस्ट आएगा क्योंकि 4 है आयन, बाद में 4 आएगा, उसके बाद में ये 3 नंबर और लास्ट में ये आयनाइजेशन ही नहीं होता, इसलिए 1, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे आंसर निकालना है, आपको सिर्फ इतना मोलिकुलर फॉर्मूला ही दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। ये वाला थर्ड वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल, यानी कि उस पर कुछ चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज किस पे नहीं होगा, तो पहले कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या बनेगा? PTNH3 6 टाइम और Cl4, यानी कि इस पे चार्ज है, इस पे -4, इस पे +4,
यानी कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसका देखते हैं, Pt NH3 4 टाइम्स, 2 कम बढ़ रहे हैं, ले लो 2 Cl2, इस पे Cl2 बाहर Cl2, -2 यहाँ पर होगा, +2 यहाँ पर होगा, चार्ज है यानी कि ये नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। ये देखते हैं, तो इसमें Pt NH3 5 टाइम्स, एक Cl कौन कर रहा है, मतलब बाहर 3 Cl है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये देखो, ये Pt NH3 2 टाइम्स Cl2, 4 हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये न्यूट्रल होगा, इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो नहीं होगी तो उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। मोलिकुलर फॉर्मूला CrCl3 into XH2O gives 1 mole of AgCl with excess of AgNO3, choose the correct one। कौन सा वाला होगा ये मोलिकुलर फॉर्मूला? 1 मोल AgCl दे रहा है, तो इसमें से आपको ये फाइंड करना है इसकी कौन सा वाला है जिसका आयनाइजेशन होके 1 Cl मिलेगा, इसका आयनाइजेशन होके 2 Cl नेगेटिव मिलेगा, इसका 3 Cl नेगेटिव, इसका 2 Cl नेगेटिव मिलेगा, इसका Cl नेगेटिव मिलेगा, उसका आयनाइजेशन ही नहीं होगा, मतलब आंसर होगा 3। और अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है तो कैसे करना है वो बताता हूं। यहां पर देखो, अगर आपको बोला गया है कि कोई कॉम्प्लेक्स है x ग्राम, क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, x ग्राम ऑफ COCl3 into X NH3 gives y ग्राम ऑफ AgCl, AgCl y ग्राम देता है विथ excess AgNO3, then choose the correct one। कौन सा वाला करेक्ट है चूज करना है, और ऑप्शन है 1 CO NH3 6 टाइम्स इंटू Cl3, सेकंड CO NH3 5 टाइम्स Cl2, थर्ड वन CO NH3 4 टाइम्स Cl2 Cl, 4 नंबर CO NH3 3 टाइम्स Cl3, चूज करिए। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, तो पहले तो आपको कितना x दिया है कितना y दिया है वो देखना है, उसके बाद AgCl का और ये कॉम्प्लेक्स का आपको 6NH3 आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इसका मतलब ये दोनों को मोल निकाल लेंगे, ये हमें वेट दिया है, अगर मोल दिया होता तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, मगर वेट दिया है तो हमें इसका मोल निकालना पड़ेगा, इसका मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसका जितना मोल लिया है हमने उससे डबल आता है, मतलब 2 Cl रिमूव होता होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हमें x ग्राम दिया गया है कॉम्प्लेक्स, उसका ये कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं, ये COCl3 इंटू 6NH3, इसका मोल निकालना है, मोल निकाल रहे हैं, तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो इसका मोलिकुलर वेट रखेंगे यहां पर, तो मानो इसका आंसर 1 आया, मानो इसका आंसर 1 आया, तो अगर इसका y ग्राम का मोल AgCl का मोल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो मोल ऑफ AgNO3 और AgCl, मोल ऑफ AgCl इज इक्वल टू y ग्राम बाय AgCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है 143, तो इसका मोल मानो कि आया 2, तो ये दोनों का रिलेशन देखना है कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स 1 मोल लिया तो हमें ये AgCl मिला 2 मोल,
अगर 2 मोल मिलता है तो आंसर आता है 2। ऐसा नेट गेट में पूछा जा चुका है, यानी कि यहां पर हमें डायरेक्टली मोल बता दे रहे थे कि इतना मोल मिल रहा है, यहां पर वेट बता रहे हैं, मतलब मोल हमें निकालना है। पहले इसका मोल निकालना है, बाद में इसका मोल निकालना है, बाद में देखना है कि ये जितना है उससे कितना गुना ये है। देख लेंगे तो अगर ये 1 आता है तो ये भी 1, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये 1 आता है, ये 2 आता है तो ये वाला होगा। ये 1 आता है, ये 3 आता है तो ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स होगा। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की। उससे पहले देख लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर देगी। फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स को हम डायमैग्नेटिक बोलेंगे। और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग टू हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, और ये डाइपोल मोमेंट हो ओनली स्पिन ओनली डाइपोल मोमेंट होगी। आगे पता चलेगा। n इज इक्वल टू 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.89 एंड 5 है तो 5.92। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है, वो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा, पर क्यों कब करना है वो आप पहले देख लीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब करना है तो हमारे पास अगर 3D की मेटल है कॉम्प्लेक्स में, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया होगा MLN प्लस और माइनस x, यहाँ पर M मेटल क्या है पहले वो देखना है। अगर 3D है या तो 4D और 5D की मेटल है तो 4D के और 5D में ऑलवेज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि कहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फर्स्ट 4D और 5D की मेटल है अगर, तो ऑलवेज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। अगर मेटल 3D की है तो हम देखेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, हम देखेंगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो 3 से ज्यादा है, यानी कि 4, 5, 6, तो ऑलवेज रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 है और 3 से कम है, यानी कि इसमें 1 2 3 आएगी, 3 या 3 से कम है तो हम देखेंगे लिगेंड। यहां पर देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम देखेंगे लिगेंड। लिगेंड कौन सा वाला जुड़ा है उस पर डिपेंड करेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। लिगेंड देखते हैं। लिगेंड यानी या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वीक लिगेंड होगा, या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। कौन से वाले लिगेंड वीक में आएंगे, कौन से वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग में आएंगे वो बता दूं तो ज्यादातर लिगेंड, ये देखो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे डिसाइड किया जाता है वो देखते हैं। तो जो सिग्मा थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। फॉर एग्जांपल देख लो, यहां पर कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन आ गया। ये सभी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसकी 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, तो इस पे नेगेटिव होगा, ये सब डोनर एटम हो गए, ये इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा चार्ज कौन डोनेट करेगा, ये वाला या ये वाला? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वो चार्ज को खींच के रखेगा,
ये मेटल को डोनेट बहुत सारा चार्ज नहीं करेगा, मगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को ज्यादा डोनेट करेगा। अगर वो ज्यादा डोनेट कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कार्बन से फ्लोरीन तक चले जाएंगे वैसे वैसे लिगेंड स्ट्रॉन्ग से वीक होते चले जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास लिगेंड है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए, और अगर फ्लोरीन यानी कि कोई भी हेलोजन है तो वो वीक लिगेंड होगा। और ये ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है तो कभी कभी वो वीक कभी कभी वो स्ट्रॉन्ग, पर ज़्यादातर ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट वीक लिगेंड में ही आती है, इसलिए हम ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट को हम वीक लिगेंड ही कंसिडर करेंगे। देख लेते हैं वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में कौन सी बताया? एक तो हेक्स, हेलोजन सभी, सल्फर डोनेटिंग साइट, ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट, ये सभी है वो वीक में आएंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सल्फर हेलोजन की बात करें तो Cl, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सभी वीक लिगेंड हो गए। ऑक्सीजन सल्फर डोनेटिंग साइट की बात करें तो HCN नेगेटिव यानी कि सल्फर डोनेटिंग साइट है, S-2, SR नेगेटिव, ये सभी वीक लिगेंड। ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट की बात करें तो OH2 यानी कि H2O, OH- ये भी वीक, ऑक्सलेटो नेगेटिव, ये भी वीक। उसके अलावा बात करें तो OR नेगेटिव, ये सभी में ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है, मतलब वो नेगेटिव होगा। अगर लिगेंड में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो लिगेंड में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए, यानी कि सभी पाई एसिड लिगेंड सभी आएंगे। और स्ट्रॉन्ग ये बात करी ना, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड, अगर CH3 नेगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेटिंग है, pH नेगेटिव ये भी स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेटिंग, ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएंगे। मतलब हमें वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रखना नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि वीक लिगेंड में कौन कौन आएगा। तो ये वीक लिगेंड में हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट है तो वो सभी वीक लिगेंड में आएगी। अगर वीक लिगेंड जुड़ा है तो नो रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अब इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा कब नहीं होगा। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तब हमारी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज कब होगा कब नहीं होगा वो देखने के लिए ये है कि मेटल देखो, मेटल 4D या 5D की है या 3D की है। अगर मेटल 4D 5D के है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3D की है और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ज्यादा है, और सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3 या 3 से कम है तो हमें लिगेंड देखना पड़ेगा। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वीक लिगेंड है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और कब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कब नहीं होगा वो आपको पता चल गया है, क्या देखना है? मेटल देखनी है। मेटल अगर 4D 5D होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर 3D है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से ज्यादा है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 3 से कम है तो हम लिगेंड देखेंगे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और लिगेंड वीक है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और वीक लिगेंड में ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट, हेलोजन एंड सल्फर डोनेटिंग साइट आती है, उसके अलावा बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है और सॉरी वीक फील्ड है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब ये हुआ वीक फील्ड यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वीक फील्ड है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पर
स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए तभी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो वीक फील्ड में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। अगर वीक फील्ड में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल में दो टाइप के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, D2sp3 या तो sp3d2। जो D2sp3 है ये अंदर की D है n-1d, यानी कि ये 3d है, या तो 4s 4p और 5d। अगर ये 3d है तो 3d 4s 4p और 4d, यानी कि ये अंदर की D है, ये बाहर की D है। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर sp3d2 यानी कि बाहर की D हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुई है तो इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC और OOC, जो हमें VBT बताने वाली है। अभी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड को टोटल 6 ऑर्बिटल चाहिए, उसमें से 3p 1s और 2d। तो यहां पर देखो लिगेंड को यहां पर ये 3p और 2s इतनी मिल रही है, 2d यहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है। तो कौन सी वाली d यूज करेगा वो अंदर की d यूज करेगा। यहां पर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन है और वीक फील्ड है, यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तब अब बात करते हैं D1 में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। तब तो एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन करें, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वही का वही रहेगा। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें 3p यूज होगी, एक s यूज होगी और 2d यूज होगी, वो अंदर की d यूज हो रही है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें बाहर की और अंदर की दोनों पॉसिबिलिटी मिल रही है, मतलब देखो ये नीचे की n-1d है, इसके ऊपर आएगा ns, उसके ऊपर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं ये np, और यहां पर आएगा nd। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हमें बनाना है ये वाला मतलब D2sp3, और हाइब्रिडाइजेशन दूसरा पॉसिबल है ऊपर की d और ये s, यानी कि sp3d2। तो ये देखो ये ns और n-1d का जो ये गैप है इसे मैं E1 बोल रहा हूं और इसे मैं E2 बोल रहा हूं। तो E1 गैप है वो बहुत कम है E2 से, मतलब ये हुआ कि ये Np ns और n-1d का मिक्सिंग करके हाइब्रिडेशन करना है तो ये इजी है, और ये इजी नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रिफर ये करेगा। मतलब यहां पर ये 2d यहां पर भी खाली थी, 2d यहां पर भी खाली थी, तो इसने अंदर की d को प्रिफर किया क्योंकि यहां एनर्जी गैप कम है। अब बात करते हैं D2 के लिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 1 और 2, फिर भी 2 ऑर्बिटल खाली यहां से मिलेगी, तो 1 2 3 4 यानी कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। ये हो गया हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 1 और ये 2, फिर भी लिगेंड को टोटल 2d अंदर की मिल रही है तो हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। यहां पर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा D2sp3। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लिख देना। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लिगेंड के हैं, जो लिगेंड ने डोनेट किए हैं। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, लिगेंड। तो कहां पर डोनेट करेगा, तो 2d से खाली मिल रही है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बनाएगा। कौन कौन,
तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी ये 1 2 3 यहां पर दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल मिल रही है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बन सकता है। तो ये बना लिया D2sp3। पर सीखने का वक्त अब आया है D2sp3 हाइब्रिडेशन। अब आपको सीखना है, अगर D4 में वीक फील्ड में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 2 3 और 4, और अब जो आने वाला लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेगा? D2sp3 हाइब्रिडेशन यहां पर नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर एक ही D खाली है, हमें चाहिए टोटल 2D। तो यहां पर 2D लेने के लिए यहां पर नहीं मिल रही है, तो लिगेंड बाहर की 2D यूज कर लेगा, मतलब हाइब्रिडेशन बनाएगा ये वाला, और ये हाइब्रिडेशन को हम बोलते हैं sp3d2। और ये sp3d2 है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां तक सभी 3 तक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आए, पर यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब जो आने वाला लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वो ये डी को आके बोलेगा मुझे ये 2 जगह चाहिए, तुम कुछ भी करो, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये हुआ हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, अब ट्रांसफर होके यहां आ गया, क्योंकि यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो हाइब्रिडेशन बनेगा D2sp3। यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि लिगेंड था वो वीक था, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, उसने ये धक्का लगा के यहां इसे भेज दिया और खुद ने हाइब्रिडेशन बना लिया D2sp3। अंडर की D यूज कर ली, क्योंकि इसके दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है, और कम है तो मिक्सिंग ज्यादा होगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से होगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के अंदर नहीं भेज पाया, तो 2 को क्या भेज पाएगा? मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, अगली डी फुल हो गई, मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो सभी बाहर की ऑर्बिटल दोनों यूज करेगा। मगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर यहां पर वैसा होगा तो 1 2 3 4 5 और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसे 2 बाहर की ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अंदर जाके पेयरिंग करवा देगा, और ये पेयरिंग करवा के 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अंदर की 2D यूज करके हाइब्रिडेशन बनाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 और 6। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब लिगेंड ये वाली यूज करेंगे, ये AX, ये 2 3P और ये 2D बना के हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर 6 की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो आने वाला ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अब आने वाला लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये जो लिगेंड है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई मुझे खाली कर दो, तो ये खाली करके यहां पर भेज देगा, और खुद लिगेंड यहां पर इलेक्ट्रॉन डाल के हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा D2sp3। और अब 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन में ये 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब अंदर की D फुल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि वीक लिगेंड है।
और वीक लिगेंड है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो लिगेंड बाहर की डी यूज कर लेगा 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं 7 की। यहां पर 7 की इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड आने वाला है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कुछ भी करके वो जगह बना लेगा। कैसे बनाएगा? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर पेयरिंग कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट डी में चला जाएगा। मतलब ये बन गई जगह 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ऑर्बिटल यूज करके, अंदर की डी ऑर्बिटल यूज करके हाइब्रिडेशन बना लेगा D2sp3। D8 की बात करें तो D8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंदर की डी तो फुल ही हो गई, मतलब यहां पर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता अपना, तो यहां पर बाहर की डी में दे देगा। तो ये बन गई, बाहर की डी 2 यूज कर ली और बना लिया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और D8 की इसमें बात करें तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जिसमें हम पेयरिंग करा रहे थे वो फुल हो गई, अब पेयरिंग नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा। अब मेटल आयन बोल देगा बस कर, तू स्ट्रॉन्ग है तो है, अब कुछ नहीं हो सकता, यहां पर जगह नहीं हो सकती। तो लिगेंड बोलेगा कोई नहीं, चलो जी मैं बाहर चला जाता हूं। तो मतलब वो यहां से बाहर की ऑर्बिटल यूज करके हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अब लिगेंड की यहां से नहीं चलने वाली है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा, सेम ही आएगा D8 से। देखो अब D9 आती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बाहर की डी यूज करेगा, 1 2 3 4, मतलब ये 6 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, क्योंकि बाहर वाली डी यूज होगी, क्योंकि अंदर वाली खाली ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड कहां दे सकता है। और यहां पर बात करें तो D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब तो अंदर जगह ही नहीं है, मतलब लिगेंड है वो बाहर की डी यूज करेगा। ये कर ली उसने बाहर की डी ऑर्बिटल यूज, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडेशन। और ये फुल हो गई तो उसे बाहर की ही यूज करनी पड़ेगी, मतलब ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जब वीक फील्ड था, यानी कि वीक लिगेंड थे, तब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, मतलब जो नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लिगेंड आएगा, अगर डी खाली है अंदर की तो यूज करेगा, वरना बाहर चला जाएगा, बाहर की डी यूज कर लेगा, मतलब 3 तक करेगा, 4 से यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बाहर की डी यूज कर लेगा, क्योंकि लिगेंड है वीक, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब रीडिस्ट्रीब्यूशन जब हो सकता है, तब अंदर की, जब तक अंदर की खाली है तब तक तो यूज करेगा ही, मगर 4th इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसे भी अंदर भेज देगा और पेयरिंग करवा देगा और खुद ये डी यूज कर लेगा, 4 में यूज करेगा, 5 में यूज करेगा, 6 में यूज करेगा। पर अब 6 में तीनों की अंदर की पेयरिंग हो गई, तो जो 7 इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है फिर भी यूज करेगा, उसे बाहर भेज देगा और खुद अंदर की 2 यूज कर लेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, तो खुद लिगेंड खुद बाहर की डी यूज कर लेगा हाइब्रिडाइजेशन में।
और 9 और 10 इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करनी है। इतना समझ में आ रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा और क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको अंदर की डी यूज करनी है। क्यों अंदर की डी यूज करनी है? क्योंकि n-1d और ns-np का गैप जो है वो कम है कंपेयर टू ns-np और nd के बीच का जो गैप है वो, इसलिए n-1d ns-np के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो अच्छी तरह से हो सकता है। अब देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस कब होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब, यानी कि मेटल है वो 4d और 5d की चाहिए या तो 3d की है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले लिख रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2 और 3। चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 2 3 नॉर्मल में यहाँ पर आएगा पर रीडिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 5 देखते हैं तो 1 2 3 4 5 रीडिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है d5 की? तो ये 6 होता है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 तक सभी पेयरिंग हो गए। अब आता है 7वां इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब आएगा 8वां इलेक्ट्रॉन तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी का पेयरिंग। अब आएगा 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए dsp2 हाइब्रिडेशन चाहिए होगा। तो dsp2 हाइब्रिडेशन एक d हमें खाली होगी चाहिए, इसका मतलब अंदर की d यूज करेंगे। तो अंदर की d यूज करने के लिए अंदर की d ऑर्बिटल खाली रखनी जरूरी है, एक ऑर्बिटल खाली रखनी जरूरी है। यहाँ तो एक है ही खाली, यहाँ पर भी एक खाली, क्योंकि यहाँ पे रिंग करवा दिया, यहाँ पर भी एक खाली करनी थी इसलिए उसे बाहर भेज दिया। और जब 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब तो खुद को लिगेंड को कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाने पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों का एक साथ में ही रीडिस्ट्रीब्यूट वाली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 5 है 6 है सभी के लिए कॉमन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इसमें ही रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसी ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी सभी में। 3 आते हैं तो 1 2 3, 4 आते हैं तो 1 2 3 ये 4वां पेयरिंग हो जाएगा। 5 आते हैं तो 1 1 2 3 4 5, 6 आते हैं तो सभी पेयरिंग 1 2 3 4 5 6। मतलब देख लोगे आप तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल सभी में ये ऐसे ही होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 में हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हो, 6 तक तो ऐसे ही होता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं। 7वां इलेक्ट्रॉन आता है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आती है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 4 5 के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन में d2sp3 चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 2 d खाली रखने पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 d खाली रखनी पड़ेगी। तो जो 7वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे हमने बाहर भेजना पड़ेगा, तो ये भर दिया हमने बाहर नेक्स्ट d में। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए था, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 4 है तो हमें एक ही डी यूज करनी है।
क्यों? क्योंकि हमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर रख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डी चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 एक डी हम यूज कर सकते हैं। 8 की बात करें तो 8 में भी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ऐसी कि ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हुआ कि अब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा, फिर भी ये दो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं भेज पाएगा, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 है तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आएगी। अगर 4 है तो हमें एक ही डी यूज चाहिए है हमें, तो क्या करेगा? तो उसमें ये नॉर्मल वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से एक डी खाली करके यहाँ पर पेयरिंग करवा देगा, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए DsP2, तो डी एक चाहिए तो एक यहाँ पर मिल रही है तो वो ले लेगा। अब बात करते हैं D9 के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल D9 के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि 1, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, क्या यार 6 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, ऑक्टाहेड्रल में तो ये ऐसे ही रहेगा, जो नॉर्मल है वही उसकी रीडिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। पर टेट्राहेड्रल यानी कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तो उसमें एक ही डी चाहिए होगी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक डी चाहिए अंदर की, तो ये इलेक्ट्रॉन उठा के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसे बाहर भेज देगा, तो ऐसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन में ये वहाँ पर यूज कर लेगा। और D10 की बात करें तो D10 किसी की भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 किसी के भी लिए ये सही होता है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 4 के लिए थी और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए थी। मतलब ये बात हुई कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में D1 to D6 तो सेम ही आता ही है। ऑक्टाहेड्रल है या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6, सभी में इतनी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही आती है, सिर्फ चेंज होती है ये 3, ये भी सेम आती है और ये 3 चेंज होती है। उसमें देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। देखो ये एक ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल ये 2 खाली करने के लिए बाहर भेज रहा है, बाकी ये तो ऑक्टाहेड्रल की नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुई ये वाली, तो ये वाली भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही हुई, तो आपको याद रखनी ही नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 5 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 या 5 आता है, तब ये सभी D8 में सभी पेयरिंग हो जाएंगे। अगर सभी पेयरिंग रखने हैं तो नेक्स्ट 9वां इलेक्ट्रॉन आता है, उसे बाहर भेजना पड़ेगा। तो ये आप समझ भी सकते हैं और डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस और नॉट, किसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें नहीं होगा वो आपको डिसाइड करना है। कैसे करेंगे? तो पहले मेटल देखेंगे, मेटल 4D या 5D की है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मेटल 3D की है तो हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर 3 से कम है, 3 या 3 से कम है तो हमें लिगेंड देखना पड़ेगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वीक है तो नहीं होगा। वीक कैसे पता चलेगा कि वीक कौन है? तो सारे हेलोजन ऑक्सीजन डोनेटिंग साइट एंड सल्फर डोनेटिंग साइट है वो वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो देख लेते हैं, यहां पर रुथेनियम है तो ये 3D की मेटल नहीं है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। FeRu Cl3 4 माइनस, तो Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट
और Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमें लिगेंड देखना पड़ेगा। लिगेंड हेलोजन है मतलब वीक फील्ड, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, उसको अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन होगा। NiCl4 2-, Na इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 है तो लिगेंड देखेंगे, 3D की मेटल है, लिगेंड देखेंगे, लिगेंड हेलोजन है और लिगेंड हेलोजन है तो वीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। निकल CN4 2-, Na इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर यहाँ पर लिगेंड आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और क्योंकि कार्बन डोनेटिंग साइड है और पाई बॉन्ड ही है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम टेक्नीशियम, टेक्नीशियम 4D का एलिमेंट है यानी कि इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर लिगेंड भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने की जरूरत नहीं है, मेटल डायरेक्ट बता देगी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर देखो क्रोमियम H2O 6 टाइम +2, क्रोमियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब लिगेंड देखेंगे और लिगेंड वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। स्क्रैंडियम H2O 6 +2, स्क्रैंडियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन D1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, मतलब इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं रोडियम H2O6, यहाँ पर वीक लिगेंड है, डायरेक्ट उस पर नहीं जाना है, पहले लिगेंड मेटल देखनी है। मेटल 3D की नहीं है मतलब 45D की है, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लिगेंड पे जाना ही नहीं है। NiCl6 तो यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो NiL 3D की है तो ये वीक लिगेंड है, और उसके पहले हमें देखना है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि 3 से ज्यादा है। NiCO4, Na इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और CO है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। COCN6 - 3, CO इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, CO 3D की मेटल है और ये CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। NiPPH3 4 टाइम्स +2, Na इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। PtCl4 2-, PT 3D की नहीं है मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ZnCl4 2-, Zn इज इन +2 ऑक्सीडेशन, D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और आपको पता है D10 में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर नहीं हो रहा है। FeCN6 4-, FeCN6 4-, Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट D6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी और Cn इलेक्ट्रॉन लिगेंड है तो वो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और सारे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा और हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, वो सब आपको आगे पता लग जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट NiCl4 2-, और उसके बगल में देखते हैं NiCN4 2-। देख लेते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा किस में नहीं होगा। ये VBT देख रहे हैं इसकी, तो यहां पर निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये क्लोरीन है वो हमारा वीक लिगेंड है मतलब नो रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब निकल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गोन 3d8 4s2 4p0 4d0, क्या हो गई निकल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हम निकाल देंगे तो बनेगा आर्गोन 3d8 4s0 4p0 4d0। पीछे की कुछ जरूरत नहीं है पर ऐसे ही लिखा है। अब बनाते हैं इसका VBT, तो ये हो गया आर्गोन, ये 3D कैसे होगी 1 2 3 4 4s 4p 4d की अब हमें कुछ जरूरत नहीं है।
तो ये यहां पर देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होगी। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, अरे सॉरी, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड आते हैं 4। तो कहां लगाएंगे 4 लिगेंड को? तो ये 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे इसके साथ और बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स NiCl42-, इसकी VBT बन गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू कितने हैं? तो ये रहा 1 और 2, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 है। तो थर्ड, इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 नहीं है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसकी फोर्थ नंबर का आंसर μs भी लिख सकते हैं, कितनी? 2.83 bm बेयर मैग्नेटॉन। और 5 नंबर आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है, वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, टेट्राहेड्रल के लिए नहीं होता है। अब देखते हैं NiCN42- के लिए। तो NiCN42-, इसमें 3D की मेटल है, तो लिगेंड देखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो लिगेंड देखेंगे, तो लिगेंड यहां पर है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हमें पता है निकल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, निकल +2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, यहां पर है निकल +2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल +2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है Ar 3d8 4s0 4p0 4d0। 4p4d की कुछ अभी जरूरत नहीं है, पर आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा आर्गोन। 3D की बात करें तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, और ये 4s, ये 4p, ये खाली पड़ी हुई है, 4s 4p खाली पड़ी हुई है। अब इसमें होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी आगे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लिखाया है। क्या लिखा है? जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब सारे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा और 4 टोटल भर जाएगी। आर्गोन, ये हो गई हमारी 3D, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होके ऐसा कुछ मिलेगा। और यहां पर ये ऐसे की ऐसी रह जाएगी। मतलब ये हुआ कि अब 4 लिगेंड आ रहे हैं, जो है Cn, वो 1 2 3 4, यानी कि Cn 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 Cn, टोटल हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ, आंसर लिखना है तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, n इज इक्वल टू 0, और थर्ड 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, अगर डायामैग्नेटिक है तो फोर्थ μs इज इक्वल टू 0.0 bm आ जाएगा। और आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल की बात स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में नहीं करते। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने से कितना फर्क पड़ता है कि यहाँ पर Ni है, ये Cl Cl Cl, ये सभी ये कॉम्प्लेक्स है 2-, ये टेट्राहेड्रल है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लैनर, यानी कि Ni Cn 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 Cn, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि स्ट्रॉन्ग फील्ड आने से कॉम्प्लेक्स बन गया स्क्वायर प्लेनर हो गया, और ये टेट्राहेड्रल रहा। अरे समझ में आ रहा है कितना फर्क पड़ रहा है वो। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल लेते हैं COCl6-3, और फोर्थ एग्जांपल लेते हैं COCN6-3। क्या फर्क है इन दोनों में? तो यहां पर वीक फील्ड है, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कैसे पता चलेगा? यहां पर भी CO+3 है और ये है हमारा वीक लिगेंड। इसका मतलब नो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कोबाल्ट आर्गोन 3d7 4s2 4p0 4d0। अगर इसमें से कोबाल्ट +2 बनाते हैं तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 4s में से, मतलब +3 बनाते हैं तो इसमें से 2 और एक इसमें से, तो 3d6 हो जाएगा, 4s0 4p0 4d0। तो अब हमें कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर ले। तो ये है d ऑर्बिटल और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 4s0 4p0 ऐसे ही रहा होगा। इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर पेयरिंग हो जाते, मगर यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब जो लिगेंड आ रहा है उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये रही खाली ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो बाहर की d ऑर्बिटल यूज करेगा। ये आ गई हमारी बाहर की d ऑर्बिटल, ये 2 बाहर की d यूज कर ली, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन बना गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आंसर इतने लिख सकते हैं। फर्स्ट आंसर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? sp3d2। सेकंड, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, n = 4 है। तो थर्ड, कंपाउंड ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। फोर्थ नंबर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो n = 4.89 होगा। और 5 नंबर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल है तो ये आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल? ये इनर होगा या आउटर होगा, मतलब बाहर की यूज हुई है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इतनी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ CO इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। तो कोबाल्ट +2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये रहा आर्गोन 3d6 4s0 4p0 4d0। इसे ड्रॉ करनी है तो CO+2 आर्गोन, ये 3d हो गई 1 2 3 4, ये 3d 4s 4p 4d इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 और 6। अब आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होके आर्गोन, ये देखो सभी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ने देख लेना, सभी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4 5 कुछ भी है तो। और ये हो गई हमारी 4s, ये 4p और 4 लिगेंड और 6 लिगेंड आके 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा टोटल d2sp3, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ।
हमने यही पॉसिबिलिटी देखी थी, अगर D6 है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, और D6 हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उस पर पेयरिंग करवा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो बोलेगा कुछ भी करके मुझे 2 अंदर की चाहिए ही चाहिए। तो सारे के सारे लिगेंड है, ये CN 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 और ये CN 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 और Cl है, तो वो बाहर की डी में एडजस्ट हो जाएंगे, Cl 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 और ये Cl, ये सारे के सारे बाहर की डी में एडजस्ट हो गए, मगर वो स्ट्रॉन्ग थे, इसे बोला भाई अंदर जाके पेयरिंग कर दो, मुझे बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, वो है हमारा 5 नंबर, कोबाल्ट H2O 6 टाइम +2, और 6 नंबर आता है इरिडियम H2O 6 टाइम +2। तो यहां कोबाल्ट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट है, और H2O वीक लिगेंड है, मतलब नो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन 3d7 4s2 4p0 4d0, और कोबाल्ट +2 बन जाएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये आर्गोन 3d7 4s0 4p0 4d0। रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनाएगी, तो यहां पर आर्गोन 3d 1 2 3 4, ये 4s 4p, ये हो गई 4p, और 4d की कुछ जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6, तो यहां पर डी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये देख लो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो ये एक H2O, ये दूसरा OH2, तीसरा OH2, चौथा OH2 और छठा OH2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल यूज करके हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा sp3d2, और इसकी जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इस हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। सेकंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 है, तो n = 3 आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन मैग्नेटिक बिहेव की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक आएगा, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 4 नंबर की बात करें तो μs = 3 है, तो 3.87 bm आएगी। और 5 नंबर की बात करें तो इसमें आउटर डी यूज हुई है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इरिडियम H2O 6+2, तो इसमें ये 4d 3d 4d 5d की मेटल है, 5d की मेटल है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मेटल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इरिडियम +2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ज़ेनॉन 5d7 6s0 6p0 6d0, ये सभी 0 6s में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हो जाएगा इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहले थी ऐसे ज़ेनॉन, इसमें 4s 4p, और अब क्या हो जाएगा, इसका होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो लिखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर 4d है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ज़ेनॉन, ये 4s 6s 6p
6D। अब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, मतलब ये 2 खाली करनी पड़ेगी, एक है वो यहां पर पेयरिंग हो जाएगा, एक बाहर चला जाएगा, मतलब पेयरिंग करने वाला 1 2 3 4 5 6 और एक चला गया बाहर। तो जो हमारे लिगेंड है 2 3 4 5 और 6 अंदर की d ऑर्बिटल यूज करके यहां पर दे देंगे OH2 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 OH2, ये बन गया हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 आ रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, वहां बाहर 1 है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि मिनिमम मैग्नेटिक, क्योंकि मिनिमम 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए पैरामैग्नेटिक करने के लिए। 1 2 3 4 नंबर की बात करें तो म्यू होगी, म्यू एस इज इक्वल टू 1.73 BM। और 5 नंबर की बात करें तो अंदर की डी यूज हो रही है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बहुत सारे एग्जाम्पल वापस सॉल्व करेंगे।